चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम क्लास 11th की सेकंड बुक जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी कर रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी तो हमने कर लिया। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। इसका नाम है सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी। ओके, सोशल चेंज के विषय में हमने आपको पहला लेक्चर दिया, उसकी बातों को साथ लेते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। हमने ये तो समझ लिया एक्चुअली में कि सोशल चेंज क्या होता है। हमने देखा कि इसको 3 तरह से अप्रोच किया जा सकता है। पहला एस्पेक्ट इसमें क्या था, इसकी पेस इसकी रफ्तार के हिसाब से आप इसे क्लासिफाई करते हैं, यानी कि आप इसे बांटते हैं। दूसरा था नेचर, दैट इज इम्पैक्ट, और तीसरा था सोर्सेस यानी कि कॉजेज। तो स्पीड, इस तरह से आपने इनको समझा था। मैंने इसके विषय में आपको उदाहरण भी दिए, एग्जाम्पल भी दिए। आज अब हम इनको किताब के मायने में आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें पेस और स्पीड, तो हमने यहाँ से क्या समझा था, जो स्लो है वो एवोल्यूशन है, जो फास्ट है वो एक तरह से रेवोल्यूशन है। पहले हम इन्हें थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि सोशल चेंज एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिचुएशन के जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसमें अगर बदलाव आता है तो हम उसे सोशल चेंज मानते हैं। हमने ऑब्जेक्ट और सिचुएशन आपको कई मायनों में समझाए। उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो मतलब वो किसकी बात हो रही है, हमने आपको समझाया। सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया कि आप जब एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं, रिपीटेटिवली आपका वो बिहेवियर रहता है, आपका एक पैटर्न नज़र आता है, दिस इज़ द काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये सामाजिक ढांचा है एक तरह से। हमने आपको बताया अगर सोशल स्ट्रक्चर है तो इट मीन्स सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं तो सोशल इंस्टीट्यूशंस किन्हीं तरह के नियमों से जानी जाती हैं, रूल्स या नॉर्म्स के थ्रू जानी जाती हैं। ये सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें अच्छे से अंडरस्टैंड किए। उसमें हमने कुछ उदाहरण इनके भी दिए थे। आज हम समझते हैं। देखिए, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि एक लंबे समय के तहत परिवर्तन आना, लंबे समय में परिवर्तन आना, और परिवर्तन यहाँ पर हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं। इसको हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों मीनिंग्स में समझा था। यानी कि सोशल चेंज तब चेंज कोई है अगर कि एक्चुअली में चेंज क्या है, किस अमाउंट का है, क्वांटम ऑफ चेंज क्या है। इट मीन्स ये इंटेंसिव एस्पेक्ट पे बात हो रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमने ये भी देखा था कि अगर सिर्फ इस बात पर कंसिडर करें तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट ही ना हो लोगों पर, तो भी तो उसे सोशल चेंज नहीं कंसिडर कर सकते ना। तो अब हमें इम्पैक्ट भी देखना होगा कि उस चेंज का लोगों पर प्रभाव कितना है, कितने लोग उस चेंज की वजह से परिवर्तित हुए। क्योंकि सही मायने में चेंज अगर सोशल है तो वो रिप्रेजेंट, वो एक्सप्रेस तो लोगों के वाया ही होगा। तो इसके तहत हमने 2 ब्रांचेस समझी कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों तरह का चेंज होना चाहिए। एक्सटेंसिव कितना व्यापक है, कितने लोगों तक है, इंटेंसिव कितनी बड़ी मात्रा में है। ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी था। आई बात समझ में? ये इसको ऐसा समझ लें कि आपके पास एक आटे की थैली है, वो तो हो गया कि कितनी मात्रा में है। दूसरा, आपने उसको छितरा दिया है तो कितने लोगों पे गिरा जा करके, वो है कि कितना व्यापक है। ये दोनों एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एवोल्यूशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लंबे समय में होने वाला परिवर्तन, मतलब धीमे धीमे होने वाला परिवर्तन। इसके कॉन्टेक्स्ट में एवोल्यूशन
की बात डार्विन के साथ जाकर के जुड़ती है। जब हम डार्विनिज्म की बात करते हैं, डार्विन ये कहते थे कि जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, बदलती परिस्थितियों के साथ अडेप्ट कर जाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं या जो अडेप्ट होने में स्लो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये निकलता था कि जो फिट है वही सरवाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये डार्विन का एक कंसेप्ट था, यानी कि उदाहरण के रूप में कि तापमान बढ़ रहा है, को ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि उस बढ़ते हुए तापमान में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो खुद को उस बढ़ते हुए तापमान के साथ परिवर्तित कर लेंगे, उसमें रहना सीख लेंगे, तो उनकी जनरेशन्स, वो स्पीशीज़ आगे बढ़ जाएंगी, उनका डोमिनेंस हो जाएगा। कोरोना एक बड़ी महामारी के रूप में आया, बहुत से लोग इसके साथ सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन बहुत हैं जो सरवाइव कर गए। अब जब वो करते चले जाएंगे तो आगे जो उनकी जनरेशन्स डेवलप होंगी वो फिर, अब कोरोना तो अब देखो आ गया है, वो तो इस प्लेनेट से जाएगा नहीं, जो आ गया है वो तो रहना है। आप पे प्रभाव ख़त्म हो जाएगा उसका, इसका मतलब है कि अब वो आपके मुताबिक आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप पे प्रभाव होना बंद हो गया उसका। आई बात समझ में? वो इसलिए है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कंसेप्ट हमेशा लागू होते रहेंगे। ओके, ये इतना फेमस हुआ डार्विन का सिद्धांत कि लोगों ने इसे सोशल लेवल पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसे सोशल डार्विनिज़म भी कहा गया। तो सामाजिक स्तर पर भी बदलती हुई चीज़ों के साथ अगर आप अडेप्ट करते चले जा रहे हैं तो आपका एवोल्यूशन हो रहा है। एक्चुअली में सोशल चेंज यही है कि आपकी अडेप्ट होने की क्षमता कितनी है। इस हिसाब से देखें तो सोशल चेंज यही है कि आपके अडेप्ट होने की क्षमता कितनी है। इसे हम पूरे चैप्टर के वाया समझेंगे कि बदलती हुई सराउंडिंग के साथ आप कैसे अडेप्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 1990s के दौर में बहुत समस्या हुई उन लोगों को जिनको किसी तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी और गैजेट्स ऑपरेट करने नहीं आते थे। लेकिन अचानक से पूरी दुनिया भर में कामकाज के तरीक़ों में परिवर्तन आना था, क्योंकि रफ्तार की आवश्यकता थी। देखिए, जब वॉल्यूम ऑफ वर्क बढ़ रहा था तो हमें हाई स्केल कंप्यूटेशंस की ज़रूरत थी, हमें हाई स्केल लेवल पर कैलकुलेशंस की ज़रूरत थी। कुछ ऐसे इक्विपमेंट चाहिए थे जो हमारे कल परसों 2 महीने, 6 महीने, साल, 10 साल पुरानी चीज़ों को अपने पास सहेज के रख सके। हम जब चाहें वो 6 महीने पुरानी कैलकुलेशन एक क्लिक पर हमारे सामने निकल करके आ जाए, क्योंकि काम बहुत बढ़ गया था। अब ये ऐसा नहीं था कि आपके पास एक दिन भर के कुछ 20 लोग आते हैं और आप खाते में उनको मेंटेन करते चले जाएं, और जब वो दोबारा आएँ तो आप अपनी अलमीरा में से वो 15 खाते जो आपने लगा रखे हैं उनमें से एक खाता निकालें और उन दिखाएं कि ये देखिए आपका ये अकाउंट था। अब आपके पास एक दिन के हिसाब से हज़ारों की तादाद में कस्टमर आते हैं। अब आप ये मैनुअली नहीं कर सकते हैं, समय बदल रहा था। उस बदलते समय में कंप्यूटर्स की आवश्यकता थी। उसके पहले कंप्यूटर थे, लोग ही कंप्यूटर थे, लोगों को कंप्यूटर कहा जाता था। तो पोस्ट हुआ करती थी, पोजीशंस हुआ करती थी, सीनियर कंप्यूटर, जूनियर कंप्यूटर, असिस्टेंट कंप्यूटर, इस तरह की पोस्ट एग्जिस्ट किया करती थी। बाद में यही पोस्ट जो है ये ले ली एक मशीन ने, दैट इज़ कंप्यूटर, जो आज आप देखते हैं। पहले डिफेंस कंप्यूटर बने, फिर उसके बाद जो अलग अलग कंपनीज़ हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री ओरिएंटेड कमर्शियल कंप्यूटर्स आए। फिर एक समय आया कि जब आप सबके अपने अपने निजी कंप्यूटर हुए, दे आर नॉट डिफेंस और नॉट द कमर्शियल, दे आर योर पर्सनल कंप्यूटर, सो पीसीज आ गए। तो इस तरह का सिस्टम चला। लेकिन वो जो कंप्यूटर आया बैंकों में, इंश्योरेंसेज में, हर सेक्टर में, एक बड़ी सारी जनसंख्या उसके साथ अडेप्ट नहीं हो पाई और बहुतों को अडेप्ट होने में प्रॉब्लम भी आई। जो अडेप्ट कर गए उनको प्रमोशंस मिली, उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिली, वो आगे बढ़ गए। जो नहीं कर पाए, अब क्योंकि सरकारी नौकरियां थी, निकालना तो था नहीं, तो वो वहीं के वहीं रह गए।
दैट इज़ ऑल। तो जो अडेप्ट कर गए उन्होंने फटाफट लैंग्वेजेस सीखी, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए। वो उस ज़माने में हो सकता है उनके पास ज़मीनें ना हों, जायदाद ना हो सकता है उनके पास किसी तरह की कोई वेल्थ प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन वो लोग दुनिया में सबसे रिचेस्ट हो गए। देखिए कंप्यूटर ने कितना बदल दिया। अब मार्क जुकरबर्ग की अगर आप बात करते हैं तो क्या था, क्या ही बैकग्राउंड होगी या क्या ही चीज़ें होंगी, लेकिन एक नया दौर है। उस नए दौर में नई तरह की जानकारियां हैं, नया ज्ञान है, नए तंत्र है, नई उपकरण हैं। आप उनको बेहतर समझ गए अगर, तो फिर आप डोमिनेट करेंगे सोसाइटी को। तो आप यही कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कि वो बड़े फिट रहे सोशल बिहेवियर में, तो उन्होंने उन चीज़ों पर महारत हासिल की और वो आगे बढ़ गए। तो आपने देखा होगा एक दौर में बहुत तेज़ी से लोगों में लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने की होड़ थी, ताकि किसी तरह से इस टेक्नोलॉजी को हम साध लें, इस पर कंट्रोल कर लें और सोसाइटी को डोमिनेट करें। इस तरह से अडेप्ट होना होता है। समाज में परिवर्तन आते हैं, जो अडेप्ट हो जाता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं उसका सरवाइव होना मुश्किल हो जाता है। ओके, अब ये चीज़ें हमेशा ग्रॉस मैनर में लागू नहीं होती हैं, इन बातों को ध्यान रखना है। हो सकता है कोई पान वाला हो उस समय बनारस का, वो तब भी बड़ा फेमस हो और वो आज भी बड़ा फेमस हो, लेकिन पान उसके कंप्यूटर में से नहीं निकल रहा। आज भी वो पान हाथ से बनाता है, मशीनों से नहीं बना रहा। आप कहेंगे सर ये तो अभी भी करोड़पति है, तो ये तो बेटा होता ही है, ठीक है। कुछ लोगों को पोल्यूशन से खांसी आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। सबका अपना अपना सिस्टम है, ऐसा नहीं है हर जगह कंप्यूटर है। अगर मुझे देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा मशीन लेस काम करता हूँ, लेकिन मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि आवश्यकता है तकनीक, क्योंकि हम भी कैमरा, मोबाइल, इन तकनीक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रूरतें हैं, समय के साथ हमें इनके साथ जुड़ना होता है। आई बात समझ में? हमें परिवर्तित होना होता है। तो एवोल्यूशन इस तरह से होता है। इसके बिल्कुल उलट है, जो बहुत ही शार्प है, जो बहुत ही फास्ट है और बहुत ही टोटल है, यानी कि इन टोटैलिटी है। सो इन टोटैलिटी वेरी शार्प और वेरी फास्ट, जो इस कैटेगरी में चेंज हो रहा है, ये रेवोल्यूशन है। इसे हम क्रांति के रूप में देखते हैं। मोस्टली जब रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल होता है करणवीर, तो इसे राजनीतिक संदर्भ में, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। मैं देखो कोशिश तो करता हूँ कि जो हिंदी के शब्द बोलता हूँ इंग्लिश वर्ड उसका बोल दूँ, मैं कोशिश करता हूँ। पर मैंने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया है कि मैं कोई ऐसा मानव हूँ जो हर तरह से संपूर्ण हूँ। कुछ कोशिशें तुम भी किया करो। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि समाज मिलकर संपूर्ण हो सकता है कि नहीं? कुछ मेरी कमियाँ, कुछ तुम्हारी, मैं तुम्हारी दूर करूं, तुम मेरी करते रहा करो। थोड़ी मेहनत तुम भी किया करो। मैं एक ही दिन के लेक्चर में सारे हिंदी के वर्ड इंग्लिश में इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पिछले 4 दिनों के लेक्चरों में भी तो काफ़ी सारे वर्ड हुए होते हैं ना। तो इन टोटैलिटी आज जो मैं शब्द इंग्लिश के हिंदी के यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पिछले लेक्चरों में ट्रांसलेट मैंने कर दिए हैं। अब तुम उनको सुनो, समझो, ओके, अंडरस्टैंड करो। तो मैं कहाँ था? राजनीतिक संदर्भ में था मैं। रेवोल्यूशन से तो मैं बहुत आगे निकल आया था विवेक। तो जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं अमूमन इन्हें ही रेवोल्यूशन माना जाता है। ऐसा करते हैं ना? उदाहरण बता सकते हो कोई? अरे यार ऐसे इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, बता सकते हो आप? बताओ कोई रेवोल्यूशन। इतने नाम बताता रहता हूँ मैं। हाँ तो बताया करो। देखो हर बार ऐसा नहीं होता है कि जब हमसे सवाल पूछा गया कि वो इसी मंशा या ऐसा सवाल होगा कि हम उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। सवाल के आगे भयभीत होना ही हमारी पराजय का कारण है। प्रश्नों से भयभीत नहीं होते, विचार किया करें, आपके पास उत्तर होता है। ओके, सहज रहना चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, सच रेवोल्यूशंस आर देयर। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन, डेट भी हो सकता है तो मुझे बता दो, मैं अक्सर बताते रहता हूँ। वेरी गुड, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति, और 1917 रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि रूस की क्रांति। तो इन रेवोल्यूशंस की बात करें तो क्यों कहा जाता होगा इन्हें रेवोल्यूशन? डिस्कस करना चाहिए ना कि क्या शार्प, क्या फास्ट और क्या इन टोटैलिटी चेंज ऐसा हो गया कि ये क्वालिफाई कर पाए कि ये भी एक सोशल चेंज है। सोशल चेंज होने के लिए चीज़ों को क्वालिफाई होना पड़ेगा ना।
हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं ना कि कौन सी चीज़ सोशल चेंज है कौन सी नहीं। उसका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रखा कि भाई बड़ा ही इंटेंसिव हो। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने रखा कि भाई एक्सटेंसिव हो। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने रखा कि वो सोशल चेंज है जो किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसको बदले। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ चैप्टर में, मैं केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही रखते जा रहा हूँ कि जो इन पॉइंट्स पे क्वालिफाई हो जाएगा वो सोशल चेंज है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ें तो ये हमारे सामने निकल के आ गया जैसे कि एवोल्यूशन। मतलब ये है कि हम अमूमन क्या करते थे कि जो भी कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंज में नहीं कवर हो रहा उठा के डाल देते थे सोशल चेंज में। ऐसा नहीं है, मैं इतने वाइडर एस्पेक्ट को प्रिसाइज कर रहा हूँ, हम प्रिसीजन अचीव कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल। और उस प्रिसीजन का एक स्टेप ये भी है कि इस तरह से भी समझा जा सकता है, क्वालिफाई कर सकते हैं कि सोशल चेंज है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये क्वालिफाई होता है कि नहीं। रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना पड़ेगा। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, रनिंग कंटेंट का पार्ट नहीं है, दिस इज एक्टिविटी क्वेश्चन, इसलिए हम इसको पार्ट में ले रहे हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला एस्पेक्ट क्या था, वहाँ पे एक तरह से एक डायनेस्टी रूल करती थी, बर्बन डायनेस्टी। अच्छा बिस्किट खाते हो ना वो ब्राउन वाले बर्बन, वही वाली डायनेस्टी वहाँ रूल किया करती थी। डन। कई कारण हुए होंगे कि उसकी वजह से वो राज्य ख़राब हुआ, उस पर नहीं जाना, वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है ये। बर्बन डायनेस्टी के रूल के समय में समाज कैसे बटा था, समाज को 3 हिस्सों में बांटा था। जैसे ये मेरी जो क्लास है ये कैसे बटी हुई है, बस ऐसा समझ लो। एक हिस्सा इसका ये था, जिनको सुपीरियर हिस्सों की बात कर रहा हूँ मैं, एक वर्ग इसका ऐसा था जो कि धार्मिक समुदाय था, दैट इज़ द क्लर्जी, द क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी। एक हिस्सा ऐसा था जिसे हम कहते थे नोबिलिटी, द नोबिलिटी, द एरिस्टोक्रेट पीपल, द लॉर्ड्स, दे ऑल आर। एक हिस्सा ऐसा था द कॉमन पीपल। तो समाज ऐसे बटा था, द क्लर्जी, द नोबिलिटी और द कॉमन, दैट्स इट। आप सब में से जो क्लर्जी भी नहीं है या जो नोबल भी नहीं है वो आप सारे कौन हो, कॉमन। तो एक स्टेट, द वन estate is the clergy, then another estate is the nobility, and then the last estate is the commoner। 3 तरह से estate बनाए थे। लेकिन अब जो estate क्लर्जी वाला है उसमें बहुत ही कम लोग हैं। जो estate nobility का उसमें भी नेचुरली बहुत कम लोग हैं। So estate of clergy, estate of nobility, actually number wise they are simply the minorities, but they have all the privileges, advantages in the society। ये टैक्सेस भी लागू करते थे किन पे, कॉमनर्स पे। ये सभी तरह की इम्पोर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते थे जो कॉमनर्स नहीं कर सकते हैं। और जो भी निर्णय लिए जाते थे इस तीनों स्टेट्स को मिला के एक मीटिंग बुलाई जाती थी, उसे स्टेट्स जनरल की मीटिंग कहते थे। स्टेट्स जनरल, द मीटिंग, जैसे मीटिंग होती है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमनर्स में नंबर कितने हैं, कितना ह्यूमंगस सेगमेंट है। लेकिन अब वहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ क्लर्जी, स्टेट ऑफ नोबिलिटी और स्टेट ऑफ कॉमनर, तीनों स्टेट्स को एक एक वोट दे रखा था। ये तो अत्याचार है भाई। 1 person 1 वोट होना चाहिए। 1 person 1 वोट का बहुत मतलब। अब ऐसा होता था कि ये जो नोबिलिटी थी, तो क्लर्जी थी, ये तो एम्पायर से मिले हुए थे भाई। और 3 वोट हैं हमारे पास, एक क्लर्जी का, एक नोबिलिटी का और एक कॉमनर का। बहुमत से फैसला होना है, ठीक है जी। 1 इनका, 1 इनका, 1 इनका, ये 2 मिल गए, हो गया बहुमत। तो इनकी तो कभी चलनी नहीं, कहानी हो गई सेट। और जबकि नंबर इनमें इतने ज़्यादा हैं, लोग इनमें सारे, टैक्सेस ये पे करते हैं, वर्क सारा ये करते हैं, नोबिलिटी को, क्लर्जी को और एम्पायर को सर्विस ये लोग देते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास रिसोर्सेज है नहीं। ये समस्या का कारण था। तो इस चीज़ को बदलना था। पहले तो ये डिसाइड हो गया कि भाई जो रूल है वो लोगों का शासन होना चाहिए।
ये फर्स्ट आस्पेक्ट कि भाई डायनेस्टी नहीं चाहिए अपन को, लोगों का शासन होना चाहिए। हम आवाम मिल करके तय करेंगे कि कैसी रणनीतियाँ बनाई जाएँ, राज्य की पॉलिसीज़ क्या होंगी, हम डिसाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अधिकार सबको प्राप्त होने चाहिए, केवल क्लर्जी को या नोबिलिटी को नहीं, राइट्स सबको मिलने चाहिए। तो एक लंबी सी लिस्ट तैयार की अधिकारों की, राइट्स की। ये बहुत बड़ी चीज़, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में राइट्स की लिस्ट प्रिपेयर की गई कि क्या क्या राइट्स होने चाहिए। काम को लेके वर्क के क्या राइट हैं, प्रॉपर्टी के क्या राइट हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्या राइट हैं, वोटिंग के क्या राइट हैं, हर तरह के अधिकार इन्होंने बना दिए और वो दे दिए गए सभी कॉमनर्स को कि इन सब के पास ये अधिकार होने चाहिए। तो अगर हम इसी ग्राउंड पर देखें कि ये सोशल चेंज में क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए। एक डायनेस्टी रूल कर रही है जहाँ से डिसीजन किंग की तरफ से आना है, और अगर कहीं समाज को कोई अधिकार दिया भी है किंग के डिसीजंस को टेम्पर करने का, तो वो तो पूरी तरह से मैनिपुलेटेड अधिकार था। इतने बड़े वर्ग को बहुत से अधिकारों से वंचित रखा हुआ था और बाकी के दो वर्ग, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो तीसरे वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। जबकि अब तीसरा वर्ग सत्ता अपने हाथ में चाहता है, वो अधिकारों की बात करता है, वो ये मानता है कि वो जो देश है वो उसके नागरिक के रूप में है और देश उसी के विकास के हित में कार्य करना चाहिए, देश के सभी संसाधन उसके विकास के लिए होने चाहिए। इस तरह के सारे परिवर्तनों ने लोगों की डिग्निटी को बदला। लोग पहले से अधिक डिग्निफाइड महसूस करने लगे और ये माना गया कि ये एक सोर्स बनेगा हमारी लिबर्टी का। हम मैनोरियल कम्प्लेक्सेस यानी कि जो नोबिलिटी है, इनके क्लचेस से मुक्त होंगे। हम पर जो अनड्यू टैक्सेस लगाए जाते हैं उनसे हम मुक्त होंगे। सो ये आधार बनेगा लिबर्टी का, ये आधार बनेगा समानता का, ये आधार बनेगा भाईचारे का। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का सिद्धांत फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया। ये बड़ी चीज़ थी। तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जो प्रोफेशनल सेक्शंस थे, चाहे वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, टीचर्स थे, उनके अधिकारों को लेकर के, किसान और आम आदमी, वर्कर हैं, लेबरर हैं, पीजेंट, एग्रीकल्चर सोसाइटी, उनके अधिकारों को लेकर के, बच्चों के बाल कल्याण के विकास को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के बहुत से प्रावधान लाए गए। ये सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई। बाद में देखिए वो चीज़ें डिमीन हुई, चीज़ें क्रूर हुई। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का समय आया और चीज़ें क्रूर होती गईं। बाद में नेपोलियन भी आएगा, वो सारी बातें अलग हैं। रेवोल्यूशन ने क्या किया ये समझना ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो बहुत ही जो अभी एग्जिस्टिंग है एट प्रेजेंट, सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, सिस्टम ऑफ सोसाइटी, सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो अभी मौजूदा प्रेजेंट है, उन एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को लोगों ने चैलेंज किया है और उस चैलेंज की वजह से बहुत ही शार्प, बहुत ही फास्ट और इन टोटलिटी चेंजेस हो गए हैं। तो इस तरह से ये रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट में हुआ सोशल चेंज है। ओके, दैट इज़ ऑल। ठीक इसी तरह से यदि हम समझें तो रशियन रेवोल्यूशन है। रशियन रेवोल्यूशन में बड़ा अंतर, बस एक ही लाइन में आपको समझ आ जाएगा कि लंबे समय से यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के समय से यूरोप में एक नई जागृति का प्रसार हुआ था। यानी कि पूरी तरह से एक लोगों के बीच में जागृति हुई विज्ञान को लेकर के। साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, हर चीज़ के, हर निर्णय के पीछे की रैशनैलिटी लोगों के जहन में आ गई। वो उसी पर विचार, अब जैसे इसके बारे में इंग्लिश लिखते होगे, नोट्स बनाते हो, कितना मुश्किल होता होगा ना। लोगों के जहन में आ गई, अब लोगों के जहन में आ गई तो क्या ही लिखोगे, है ना। सिंपल सी बात लिख दिया करो, लोगों के माइंड में आ गई, बिहेवियर में आ गई, थॉट में आ गई। तो इतना मतलब मुश्किल नहीं। अब नेट पे जाके जहन का मतलब है ढूंढने बैठ जाना, कुछ चीज़ें समझानी होती हैं। ओके, तो लोगों के विचारों में आई, थॉट में, कंडक्ट में, माइंड में, एक्सप्रेशन में ये चीज़ें आई। तो जहन शब्द मैंने इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल किया है। ओके, कभी कभी मैं हिंदी रहता हूँ, कभी कभी हिंदुस्तानी भी रहता हूँ। जैसे शब्द हिंदी का है, इस्तेमाल जो है वो नॉन हिंदी वर्ड है। ओके, तो ये सारी कंसेप्ट है। तो घबराया मत करो। कई बार बच्चे नोट्स, कई बार बच्चों का आता है मैसेज कि सर इसका क्या लिखे, जैसे कि अब ये जो शब्द आपने यूज़ कर लिया है अनुकंपा, तो वहाँ पे बेटा कोई ऐसा कोई कैंपा कोला जैसा कुछ लिखना नहीं है। सिंपल भाव समझो कि कहने का प्रयास क्या किया गया है, बस उस चीज़ को उस तरह से लेकर के चलो। कंपैशनेट है, ये करुणा है, ये सारे शब्द हैं। मैं साथ के साथ बताता रहता हूँ कि काइंडनेस है या इसका क्या मतलब है, तो लिखते रहा करो, ईजी रहा करो, जस्ट रिलैक्स।
तो अब वहाँ पर मेन एस्पेक्ट है कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के समय में वो जो जागृति हुई लोगों में, पुनर्जागृति, री अवेयरनेस, दैट इज रिनेसेंस, पुनर्जागृति का दौर, इसके तहत रीजनिंग, रैशनैलिटी हर निर्णय का आधार बनी, सुपरस्टिशन को त्याग दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसकी वजह से विकास हुआ। लेकिन इसी समय में इन कारणों से यह कंसेप्ट डेवलप हुआ कि निजी संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण हुई, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद बहुत महत्वपूर्ण हुआ जब आप पूंजी लगा करके अधिक से अधिक आमदनी करना चाहते थे। इसके लिए आप किसी भी कीमत पे इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहेंगे और अपनी यील्ड को, अपनी इनकम को आप बढ़ाना चाहेंगे। ये प्रयास हुए। इसके तहत बड़े स्तर पर इनपुट के फॉर्म में जो लेबर यूज़ की जाती थी और जिन क्षेत्रों से रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता था, उन क्षेत्रों का, यानी कि उन इलाकों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया और जो लेबर है उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया। इसकी वजह से लंबे समय तक ये एक माहौल बना कि कैपिटलिज्म की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है और वह एक्सप्लॉयटेशन मेनली वर्कर, लेबरर, पीजेंट्स, एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी का होता है, जो कि ठीक नहीं। इसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी है। तो अब वो चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर था, चाहे एग्रीकल्चरल लेबरर था, इन्होंने मिल करके इनको कलेक्टिवली एक नाम से पुकारा गया, दैट इज़ प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट, ये प्रोलेटेरिएट सेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से जो रशिया में सेगमेंट ऑफ मर्चेंट्स है, ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, बिजनेस ग्रुप्स है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सबको मिला करके एक सेगमेंट बनता था, दैट इज़ बर्गॉइस, जिसे आप बर्गॉइस भी कहते हैं या बर्जा भी कह सकते हैं। ये सेगमेंट क्रिएट हुआ। इसके विरुद्ध जिन्होंने आवाज़ उठाई, द वर्कर एंड द लेबरर, दैट इज़ द प्रोलेटेरिएट्स, इनके द्वारा आवाज़ उठाने पर सिस्टम टोटली चेंज हो गया। कैपिटलिज्म ख़त्म हुआ 1917 के रशिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन में, और किंग ख़त्म हुए, दैट इज़ द ज़ार रूलर्स ऑफ रशिया। ज़ार निकोलास आखिरी शासक था, उसका ख़ात्मा किया गया और उस समय में व्लादिमीर लेनिन, आज व्लादिमीर पुतिन है ना रशिया में, तब व्लादिमीर लेनिन हुआ करते थे। ये वैसे तो वी से स्टार्ट होता है, ओके। बर्गॉइस क्लास, जिसे मैं बर्जुआ कह रहा हूं, ठीक है। प्रोलेटेरिएट्स, ओके। तो इस तरह के शब्द है। ये व्लादिमीर लेनिन के तहत ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया का हुआ और ज़ार निकोलास को सड़क पे घसीटते हुए चौराहे पे ख़त्म कर दिया गया और नए लोगों का शासन आया। क्या कहते थे वो कहते थे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, सारे संसाधन लोगों के पास हों, यानी कि लोगों के, समाज के पास हों, और समाज उन सभी संसाधन यानी कि रिसोर्सेज को मैनेज अपने ही बीच के लोगों से बनाई हुई गवर्निंग अथॉरिटी के द्वारा करेगा। वो कौन होगी? द गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा बनी गवर्नमेंट। और वो जो गवर्नमेंट है सारे के सारे रिसोर्सेज वो मैनेज करेगी। समाज खुद को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करेगा, जिसके तहत समाज एक स्टेट बनाएगा, द रशियन स्टेट। तो सारे के सारे रिसोर्सेज बिलोंग करेंगे अब से उस रशियन स्टेट को, किसी इंडिविजुअल को नहीं। सारे रिसोर्सेज उस रशियन स्टेट के हैं, तो ऑल इंडस्ट्रीज़, ऑल द रिसोर्सेज, सब कुछ नेशनलाइज होगा। जैसे देसी भाषा में कह दो सरकारी होगा। सब आए, काम करें, जो जिस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से ले जाए। दैट इज़ द कंसेप्ट। प्राइवेट प्रॉपर्टी के कोई अधिकार नहीं रहेंगे। लैंड कलेक्टिव कर लिए जाएंगे, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द लैंड होगा, एग्रीकल्चर कलेक्टिवली होगा, सब कुछ कम्युनिटी सिस्टम के तहत होगा। आई बात समझ में? दैट इज़ द कंसेप्ट। ये रशियन रेवोल्यूशन था। प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम ख़त्म कर दिया, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी ख़त्म कर दी, और समाजवादी सोशलिस्ट सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आ गई। वर्कर और लेबरर अब सिर्फ अपनी किए हुए प्रोवाइड किए गए लेबर के वेजेस तक ही सीमित नहीं है, उसकी द्वारा की गई लेबर की वजह से जो वो प्रोडक्ट डेवलप हुआ, उसकी जो प्रोडक्ट की फाइनल कीमत आई, उस कीमत में भी उसका हिस्सा है। यानी कि सारे रिसोर्सेज अब
इनके द्वारा बनाए गए स्टेट को बिलोंग करते हैं और उसके तहत फिर वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दैट इज़ अ सिस्टम। तो देखिए ये चेंज थे, बहुत ही शार्प था, फास्ट था और इन टोटल था। तो दैट वाज रशियन रेवोल्यूशन। इस तरह से आप सोशल चेंज के इस कसौटी पे यानी कि उन पैमानों पर खरा उतरते हैं। आई बात समझ में? तो हमने ये समझा, देखिए 1789 द गेम फर्स्ट इज़ द गेम ऑफ फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, देन फ्यू डेज़। फिर ये लंबी चल गई, लेकिन कुछ ही दिनों में, उसके पहले कुछ ही घंटे और कुछ ही मिनट में जब वो बात चल रही थी स्टेट जनरल्स की मीटिंग में, तभी फैसला हो गया था कि चलो यहाँ से पलायन किया जाए, चलिए यहाँ से, यहाँ पे बैठना नहीं है। सेम द रशियन रेवोल्यूशन। हालांकि सही मायने में इसकी भी शुरुआत 1905 से हो रखी थी। 1905 से ये चल रहा था, बीच बीच में चलता रुकता रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई 1914 में। लेकिन 1917 का ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ही त्वरित था, यानी कि बहुत पेसफुल था, बहुत ही स्पीडी था, इमीडिएटली सब कुछ हुआ। ओके, तो इट वाज रशियन रेवोल्यूशन। तो फास्ट था, चेंजेस बहुत ही शार्प थे और चेंजेस लगभग इन टोटल थे। डन है जी? ऐसे पढ़ा करो किताबों को, घर पे भी किताबों को ऐसे ही पढ़ा करो, अखबारों को ऐसे ही पढ़ा करो। देखो इसका फ़ायदा पता क्या होता है, रट्टे से बच जाते हो। ज़िंदगी में जो सिरदर्दियाँ आती रहती है ना थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद, उससे बच जाते हो। और सबसे अच्छा फ़ायदा, पढ़ा बहुत जल्दी जाता है। ऐसे ऐसे आंखें 4 बार ऊपर नीचे करते हो, बात सारी समझ में आ जाती है। ठीक है, अंदर रखना चाहिए चीज़ों को। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? बाकी ज़रूरी नहीं है रुबिंदर की से पॉलिटिकली ही समझना है। ये वर्ड 3 याद रखने हैं, शार्प, फास्ट एंड टोटल। ये अगर किसी और मैनर में भी हो गया तो वो भी फिर रेवोल्यूशन है। जैसे इकोनॉमी की फील्ड में ऐसा हुआ था कभी बेटा? फिर वही कहानी, सवाल प्रश्न, फिर एग्जिस्टेंस में आ गया, हम फिर भयभीत हो गए। ऐसा हुआ तो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ना, मशीन बेस्ड इकोनॉमी आई ना, मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया, पहला परिवर्तन। दूसरा, कॉटेज इंडस्ट्री को फैक्ट्री सेटअप ने रिप्लेस कर दिया, दूसरा परिवर्तन। टेक्नोलॉजी के दम पर काम हो रहा था और घर के मेंबर के द्वारा दी जा रही लेबर को वर्कर ने रिप्लेस कर दिया। घर की जमा पूंजी जो कैपिटल थी उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ने चेंज कर दिया, मार्केट कैपिटल ने चेंज कर दिया। तो ये सारे परिवर्तन, तो वो भी रेवोल्यूशन ही हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऐसा फिर कभी हुआ दोबारा? फिर कभी हुआ? आपका जन्म कब हुआ है, कौन से ईयर में? 2002 में हुआ है। उसके 7 साल पहले फिर हुआ था 1995 में। है कहता है एमपी में, मध्य प्रदेश। हाँ, वो नहीं, वो रेवोल्यूशन नहीं था, आईटी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। उसके 10 साल पहले 1985 में टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ। सो 1985 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, और उसी रेवोल्यूशन में आज आप बैठे हुए हैं ना। यू है मोबाइल। अब आप देखेंगे कि भाई एक आदमी रिक्शे पे है, कपड़े हो सकता है कई जगह से फटे हों, मोबाइल बड़ा सा होगा उसके पास, है कि नहीं? क्योंकि आवश्यकता बन चुकी है। ये अच्छा भी है, जिस स्कूल से उसे बच्चों को उठाना है, उसे उस स्कूल में पहुंचने में ये मदद करता होगा कि अंकल जी आ जाइए जल्दी, फ़ोन आता होगा ना। या फिर जो उसके पक्के कस्टमर्स हैं उन्होंने नंबर दे दिए होंगे कि भैया जब भी ज़रूरत पड़ेगी तुम कॉल कर देंगे, है कि नहीं? तो फिर चला जाता होगा। वरना कहाँ फ्री में पेड़ के नीचे बैठा रहे या इधर उधर घूमता रहे, टांगे मारता रहे। एक जगह टिका हुआ है, 10-15 परमानेंट से कस्टमर हैं, उनमें से रोज़ 4-5 तो बुला ही लेते हैं, उसका काम बन जाता है। मोबाइल ज़रूरी है। और फिर जहाँ कहीं फ्री बैठा है, फितूर और बेफजूल की बातें करने से अच्छा मोबाइल चला लो। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसने दिया होगा? जियो ने। उसने डाटा दे दिया, डाटा या जो भी है, सीधे जाके दुकान पे कहता होगा इसमें नेट डाल दो भाई, तो वो नेट डाल देता होगा और नेट चलाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द कंसेप्ट। जब ये बहुत महंगा होगा फिर नहीं चलाते होंगे। फिर क्या है, फिर जो भी गांव जाते हैं जो वीडियो भरा के लाते हैं वो देखते रहते होंगे फ्री बैठ के।
निरहुआ के या किसी और के जो गाने वाने हैं वो चलाते रहते होंगे। दैट इज़ द सिस्टम। लेकिन ये अच्छा है, ठीक है उनके पास और भी आवश्यकताएं थी उनकी, होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए तकनीक के साथ उन्हें पता है कि बदलना पड़ेगा, अडेप्ट होना पड़ेगा, वरना रेस से बाहर कर दिए जाएंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये तकनीक ना होती, मुझे थोड़ी देर के लिए बताए, ज़ोमैटो हो पाता, चल पाता? नहीं। चलिए अब आप मुझे बताइए, ये तकनीक ना होती तो ऊबर चल पाती, ओला चल पाती? बिल्कुल नहीं। देखिए मोटरसाइकिल के हैंडलों पर वो जो मोबाइल की जगह बन गई, ये हुआ है तभी ये रोज़गार भी हुए हैं। तकनीक के तहत समाज बदल रहा है। आज आप अपने घरों में बैठ कर के वो खाना खा रहे हैं जो होटलों में मिलता था, और अब आप होटलों में जा रहे हैं अगर आप सही में शौकीन हैं तो। लॉकडाउन में भी शायद एक स्तर पर होटल बचे रह गए, वो सर्विस जो डिलीवरी घरों में दे सकते थे इसकी वजह से, लेकिन बचे वही रह गए जो तकनीक के साथ बदले थे, जो चीज़ों के साथ बदले थे। जो ना बदल पाए फिर उन्होंने आनन फानन में खुद को जल्दी ज़ोमैटो पे रजिस्टर किया, बट अब ऊपर आने में समय लगता है ना भाई, लिस्टिंग भी है। अब हमने चवन्नी कभी नहीं खर्ची, लेकिन जालंधर में जब इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो हम ऊपर आते हैं, क्योंकि लंबे समय से हैं। जब कभी इंस्टीट्यूट भी नहीं था तब भी गूगल पे आ गए थे हम। तो दैट इज़ द सिस्टम, हमें तकनीक के साथ बदलना चाहिए। ओके, दैट इज़ ऑल। ये आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? नेचर और इम्पैक्ट। नेचर और इम्पैक्ट के मामले में कवलजीत, मैंने आपको क्या समझाया था कि इम्पैक्ट का अर्थ क्या है? वो रेलगाड़ी वाला उदाहरण याद करोगे? क्या उदाहरण बता सकती हो रेलगाड़ी वाला? और रेलगाड़ियाँ पटरियाँ तो मैं बचा दूंगा, इंजन भी चला दूंगा, वो चलो ठीक है, कोई गल नहीं है। रेलगाड़ी जब आई थी तो उसका हमारे वैल्यूज़, आइडियाज़, हमारे बिलीफ सिस्टम पे भी एक इम्पैक्ट पड़ा था। आई बात समझ में? जब मैं नेचर की बात करता हूँ तो सोशल चेंज की जब मैं बात करता हूँ तो मतलब मैं सोशल चेंज की प्रकृति की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर। जैसे मैं आपसे पूछूंगा नहीं भाई नेचर कैसा है आपका, मतलब आपकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब आपकी बातचीत के विचार, बातचीत की शैली, ढंग, आपका रिएक्शन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके नेचर से जुड़ी रहती हैं ना। कई लोग कहते हैं ना यार उसकी नेचर नहीं अच्छी लगती मुझे। देखो अब बाय नेचर यानी कि अगर प्रकृति के रूप में उस तरह से देखें तो बायोलॉजिकली तो हम सारे वही हैं, ह्यूमन स्पीसीज़ है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो फिर हमारे खुद के इंडिविजुअल नेचर भी तो हैं, हमारी प्रकृति भी तो है। तो कहते हैं उसका नेचर बड़ा अच्छा है यार। किसका नेचर अच्छा है? जो हमारी सुन लेता है, हमारी बात मान लेता है, उसका नेचर बड़ा अच्छा लगता है हमें, है कि नहीं? जो नहीं सुनता है बुरा लगता है। दैट इज़ द कंसेप्ट। ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, दोनों को थोड़ा एक दूसरे का सुन लेना चाहिए। तो नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से हर चीज़ की अपनी एक प्रकृति होती है। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, इसका भी एक अपना नेचर है, इसकी भी अपनी एक प्रकृति है। जानते हैं क्या? आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो आपको सैमसंग में समस्या आएगी, क्योंकि दोनों की प्रकृति में अंतर है। प्रकृति मतलब दोनों के इंटरफेस में चेंजेस हैं। आप किसी के साथ सहज हैं, दूसरे के साथ सहज नहीं है। आपको लंबा समय उसके साथ बिताना पड़ेगा, फिर आप उसके नेचर के साथ भी अडेप्ट हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे ये बहुत अच्छा है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए कंपनियां बार बार आपको एडवर्टीज़मेंट में इंटरफेस और उनसे जुड़ी चीज़ें बार बार हाईलाइट करती हैं कि ऐसे ऐसे हिलाया तो खुल गया, है ना, ऐसे करके उंगली लगाई तो खुल गया। वो आपको बता रहे हैं कि नो, इट्स नेचर इज़ ऑसम, ये बेस्ट है आपके लिए, आप एक बार लेके तो जाओ इसको। लेकिन अब अपना अपना मिजाज है, कोई किसी के साथ कंफर्टेबल है, कोई किसी के साथ। सो दैट इज़ द कंसेप्ट। सो प्रकृति, हर सोशल चेंज की अपनी एक प्रकृति भी होती है। उसकी प्रकृति का अर्थ क्या है कि आपके जैसा नेचर है, मैं घर वैसे ही जाऊंगा ना आपसे मिलके, यानी कि या तो आप मेरा दिमाग सड़ा के भेजेंगी या एकदम खुश खुश करके भेजेंगी। कहते ना यार उस आदमी को मिले थे, बागो बाग हो गए, है कि नहीं? मतलब प्रभाव, मतलब इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आपसे हुई मेरी मुलाकात का मेरे विचारों पर, मेरे वैल्यूज़, मेरे आइडियाज़, मेरे बिलीफ पे इम्पैक्ट। नेचर, प्रकृति। आई बात समझ में? तो दैट नेचर, प्रकृति। एक्चुअली में वैल्यू, आइडिया, बिलीफ जो हैं, ये जो वैल्यू, आइडिया और बिलीफ की बात कर रहा हूँ मैं, दे आर द बेसिस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। आई बात समझ में? दे आर द बेसिस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन।
एंड जब मैं बात कर रहा हूँ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो वहीं आ जाएगा सोशल स्ट्रक्चर। रूल्स भी आ जाएंगे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस को गवर्न कर रहे हैं एक तरह से। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर और द इम्पैक्ट दैट सोशल चेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट the change in structure, we are talking about the change in social institution, we are talking about the change in the rules governing the social institutions, we are talking about such changes. When we are talking about social changes in context of the nature or impact, we are talking about the changes in the values, ideas and belief system. Actually we are talking about the changes in the social structure, social institutions and the rules governing the social institution, that is important. Okay, सो मैं बताता हूँ कैसे। हमने उस दिन वो बात की थी ना करेंसी की, उदाहरण दिया था ना पिछले दिन वो लेक्चर करेंसी का। बताओ क्या उदाहरण दिया था, याद कराओ। क्या 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 हुआ, क्या था? डी क्या डी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना? हाँ फिर बताओ। ओके नहीं मेरे बच्चे, यही तो सोशल चेंज को हम कंफ्यूज कर रहे हैं ना। द यूज ऑफ मनी वाज सेम, यूज ऑफ मनी वाज सेम। डिमोनेटाइजेशन को इस तरह से जोड़ सकते थे आप, अगर हम बड़े पैमाने पर प्लास्टिक मनी की तरफ शिफ्ट होते, यानी कि हम अगर डिजिटल सिस्टम की तरफ शिफ्ट होते, जैसे कि कई तरह के पेमेंट वॉलेट्स हैं, आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, तो आप पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर शिफ्ट हुए, ये ज़रूर हो सकता था। लेकिन अदरवाइज़ जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही हैं वही मैं समझा रहा हूँ कि हम कंफ्यूज ना हो। उस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि नोट बदले गए थे डिमोनेटाइजेशन के तहत। 500 1000 के पुराने नोट की जगह 2000 और 500 के नए नोट थे। उन करेंसीज़ का यूज़ सेम था, लोगों के द्वारा लेन देन में उनका इस्तेमाल सेम था, एवरीथिंग वाज सेम। इट वाज जस्ट कि नोट्स चेंज कर दिए गए। उस प्रक्रिया के दौरान सरकार जो ये चाहती होगी बाई चांस कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा